घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इस काव्यधारा को स्वच्छंद काव्यधारा भी कहा जाता है। इस धारा के प्रायः सभी गुण घनानंद की शैली में मिल जाते हैं, जैसे भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता आदि। इनकी दो प्रकार की रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनका संबंध क्रमशः लौकिक श्रृंगार और भक्ति से है। प्रथम वर्ग की रचनाएं प्रायः कवित्त सवैयों में रचित हैं और दूसरे वर्ग की पदों एवं दोहे चौपाइयों में। अब तक प्राप्त कवित्त सवैयों की संख्या 752, पदों की संख्या 1057 और दोहे चौपाइयों की 2354 है। काव्य सौंदर्य के अतिरिक्त रचना विस्तार की दृष्टि से भी घनानंद महाकवियों में गिने जाने योग्य हैं। इनके काव्य में ऋजु और वक्र दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग मिलता है, जो भाव के अनुरोध से कहीं संश्लिष्ट और कहीं विश्लिष्ट हो गई है। इनके वर्ण विषय में विविधता और विस्तार नहीं है, अपितु कवि की अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण विविधता भावों के सूक्ष्म भेद प्रभेदों में मिलती है। भाव कवि के व्यक्तिगत अतएव स्वच्छंद हैं, काव्य परंपरा के नहीं। विषय के समान भावों में भी कहीं कहीं आवृत्ति के दर्शन होते हैं। भावों में विषाद और निराशा का प्राचुर्य है। कवि प्रेम की पराजय में भी अड़िग है, अतएव उसे विजयी कहा जाएगा। यह विषाद उसके अभिलाषातिरेक का परिणाम है। प्रेम के हर्षावसरों पर बढ़ती हुई अभिलाषाएं उसे बेचैन बना देती हैं। उसके भाग्य में प्रेम का हर्ष बदा ही नहीं है। प्रेम की यह विषादमयी अनुभूति हिंदी साहित्य की परंपरा के प्रतिकूल और फारसी परंपरा के अनुकूल है। घनानंद के समकक्ष फारसी के अनेक कवियों में यही प्रवृत्ति पाई जाती है। तत्कालीन समाज की हीन दशा और उसमें व्यक्ति की परवशता के अनुभव का भी यह परिणाम हो सकता है। काव्य शैली में वर्ण का उपयोग दो प्रकार से हो सकता है, भाव लपेटी वस्तु का स्वरूप खड़ा करके या फिर वस्तु से उठे भावों का सीधा वर्णन करके। रस सिद्धों की भाषा में पहले को विभाव प्रधान और दूसरे को भाव प्रधान कह सकते हैं। हिंदी संस्कृत की परंपरा विभाव प्रधान रही है, पर घनानंद ने दूसरा मार्ग अपनाया है, अर्थात भावों का सीधा वर्णन अधिक किया है। इन भावों में रीझ, विषाद, उलझन, अभिलाषा, भूल, उपालंभ आदि प्रमुख हैं। इन भावों के आश्रय हैं मन, प्राण, नेत्र तथा अन्य ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों को भावों का आश्रय बनाकर कवि ने उनका मानवीकरण कर दिया है। इनका काव्य भावों की अंतर्भूमि पर ही अधिक खड़ा है, वस्तु पर कम। प्रिय के रूप पर रीझने में मन की क्या दशा होती है, इस पर नीचे लिखा सवैया देखिए। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिये,
त्यों इन आखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आन तिहारिये। एक ही जीव हुतो सुतो वार्यो, सुजान संकोच ओ सोच सहारिये। रोकी कर रहे न दहे घन आनंद, बाबरी रीझ के हाथ निहारिये। इसी प्रकार वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र कवि ने खींचे हैं जो हृदय को सीधे छूते हैं। वियोग श्रृंगार में प्रिय के रहने पर प्रेमी का भावमग्न हो जाना स्वाभाविक है, पर घनानंद संयोग में भी भावमग्न है। भावात्मकता के कारण ही अनुभूति का संबंध जब सशरीर प्रिय से हटकर अनुभूत्यात्मक हो जाता है तो उसका संबंध परम सत्ता से बना प्रतीत होने लगता है। ऐसी उक्तियाँ अनेक हैं, जिनमें से निम्नलिखित सवैया दृष्टव्य है। मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है, सो बखानी ये कैसे सुजान ही हो। इन प्राणनी एक साध गति रावरे, बावरे लो लगिए नित लो। बुधियो सुधि नैननी बैननी में, करी बास निरंतर अंतर गो। उघरो जग छाये रहे घन आनंद, चातिक लो तकी के अब तो। यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। ऐसी उक्तियों में रहस्यात्मकता की झलक मिलती है। घनानंद के प्रेम का उदय अवश्य सुजान के शरीर से हुआ था, पर उसकी परिणति सुजान अर्थात परमेश्वर में हुई थी। उनकी शैली उत्तम पुरुष प्रधान आत्मनिवेदन की है। प्रेम की अनुभूतियों को इन्होंने अपनी बनाकर प्रस्तुत किया है। अपनी रचना प्रक्रिया का संकेत करते हुए कवि ने स्पष्ट कहा है कि उसे काव्य की प्रेरणा प्रेयसी सुजान के मादक रूप से मिलती है, उसी को वह काव्य के रूप में उपस्थित कर देता है। इस प्रकार के संकेतों से अनुमान होता है कि कवि का काव्य उसकी स्वयं की प्रेमानुभूति है। रीतिकाल के लिए यह नवीन प्रणाली है। अन्य कवियों ने तो नायक नायिकाओं अर्थात पात्रों की योजना द्वारा अपने भाव व्यक्त किए हैं। इसीलिए डॉक्टर नगेंद्र जैसे मनोवैज्ञानिक आलोचक रीतिकालीन कविता में दमित भावना की मनोग्रंथि का एहसास लें तो वह अनुचित नहीं है, किंतु घनानंद ने तो अपने ही को निश्चल अभिव्यक्ति प्रदान की, अतः वह दोष इनकी कविता में नहीं है। सुजान का रूप वर्णन भी इन्होंने अपनी लालसा भरी आँखों से देखकर ही किया है। लौकिक श्रृंगार के क्षेत्र में यह साहस घनानंद ने ही किया है। घनानंद के काव्य की एक विशेषता भावजन्य वक्रता है। कवि के भाव असाधारण हैं। उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए असाधारण भाषा का प्रयोग ही एकमात्र उपाय है। ऐसा लगता है कि भावों का जन्म ही इस प्रकार की वक्र भाषा में हुआ है। इस प्रकार लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करना उनकी शैली है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें विरोध और वक्रता ये दो गुण आ गए हैं। इनके कारण निस्संदेह शैली में सरलता नहीं रही है, पर मार्मिकता और चमत्कार पद पद पर अनुभूत होते हैं। वस्तुतः प्रेम की पीड़ा को कवि ने सच्चे हृदय से अपनी पूर्णता में भोगा था, इसीलिए उसकी अभिव्यक्ति सटीक और मार्मिक हुई है। जहाँ कवि अपेक्षाकृत अधिक भावुक रहा है, वहाँ पर वक्र शैली को भूल गया है। फिर भी उनकी शैली का सर्वाधिक उल्लेखनीय गुण भाषा का लाक्षणिक प्रयोग है। भावों की जो सूक्ष्म अंतर्दशाएं कवि की अनुभूत हैं और रूप आदि के विषय में विलक्षण चिंतन उसे प्राप्त है, उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में
प्रचलित भाषा से नहीं हो सकती थी। इसीलिए घनानंद ने लक्षणा का मार्ग अपनाया। मुहावरे भी प्रायः लक्षणा के रूढ़ प्रयोग हैं, अतः इनकी भाषा में उनका भी प्रचुर प्रयोग मिलता है। लक्षणा का ऐसा सफल प्रयोग रीतिकाल के लिए सर्वथा नया प्रयास है। उस समय के आचार्यों ने प्रसंगवश अभिधा आदि वृत्तियों का विवेचन किया है। संस्कृत में तो इस पर ग्रंथ के ग्रंथ लिखे पड़े हैं, पर लाक्षणिक भाषा का प्रयोग न संस्कृत भाषा में मिलता है और न हिंदी के पूर्ववर्ती काव्यों में। सूर, तुलसी आदि भक्त कवियों की वाणी में अवश्य उसके कहीं कहीं दर्शन होते हैं। इसका कारण अलंकार प्रयोग का रहा है। काव्य की अभिव्यक्ति के लिए अलंकार योजना ही एकमात्र आदर्श थी। दूसरी दिशाओं में बढ़ने का प्रयास कवि नहीं करते थे। ऐसी भाषा परंपराग्रस्त होने के कारण जीवन से हटी हुई और नवीनताहीन प्रतीत होती है। लक्षणा में शब्दों का ऐसा चातुर्यपूर्ण प्रयोग होता है कि वाक्य में एक का धर्म दूसरे में आरोपित हो जाता है। इससे भाषा की शक्ति दोहरी हो जाती है और चित्रात्मकता बढ़ जाती है। घनानंद ने इस दिशा में काव्य सौंदर्य ही नहीं, भाषा की क्षमता के भी नए आयाम खोले, पर यह परंपरा न बन सकी और रीतिकाल की भाषा वहीं की वहीं रह गई।